देख लो कैसे आता है। हमें क्या बोला गया था, कौन से डिजिट की हेल्प से बनाना है, 0 1 2 3 एंड 4। इन 5 डिजिट की हेल्प से 4 डिजिट के जितने भी नंबर्स बनते हैं उन सारे नंबर्स का सम चाहिए था, और वो विदाउट रिपीटिशन है। तो देख लो, ये बताओ एंड जो हो रहा है नंबर, जो पहले हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस को ही ऐड करते हैं ना, कल वाला ही कंसेप्ट। तो जितने भी नंबर्स बनेंगे वो कौन से डिजिट से एंड हो सकते हैं, 0 से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है, तो ये बताओ अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे बताओ। 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 24 नंबर्स बनेंगे। लेकिन तुम लोग ये बताओ, जब हम इसको ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0 जीरो आएगा। मतलब जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है और हम यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं तो इसकी वजह से कोई इफेक्ट आएगा क्या वहां पे? नहीं सर, नहीं सर। तो इसको कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो इसकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पे। 0 0 24 बार ऐड होगा तो 0 ही आएगा सम। ठीक है, वो क्लियर है ना, 0 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 तो आएगा, ऐसे नंबर्स बनेंगे। लेकिन जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, ऐसे 24 नंबर्स बन रहे हैं, इसका मतलब 0 24 टाइम्स ऐड होगा तो सम तो 0 ही आएगा। तो इसकी वजह से सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम 0 वाली केस को लेंगे ही नहीं। तो कहां से शुरुआत करेंगे, 1, फिर उसके बाद 2 3 एंड 4। ठीक है, अब ये बताओ 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स बनेंगे, सोच समझ के बताओ। 18 3 into 3 फैक्टोरियल। क्योंकि देख लो, इसको फिल करने के तरीके हमारे पास तो तीन। उनमें 0 है, तो इसको फिल करने के तरीके 3। अब 3 से आगे यहाँ पे 0 आ सकता है, तो इसको फिल करने के तरीके 3 और इसको 2। तो जब 1 से एंड हो रहा है ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, 18। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके की चीजें। 2 से एंड होने वाले में कितने आ जाएंगे, 18 3 से एंड होने वाले एंड 4 से एंड होने वाले भी 18 ही आ जाएंगे। ये क्लियर है क्या? यस सर, 1 से एंड होने वाले 18, 2 से एंड होने वाले भी 18 नंबर्स, 3 से एंड होने वाले 18, 4 से एंड होने वाले 18। तो इसका मतलब 1 ऐड होगा 18 टाइम्स, 2 ऐड होगा 18 टाइम्स, 3 ऐड होगा 18 टाइम्स एंड 4 भी 180। 280, ये 2 into 80, 4 into 80, इन सबका जब हम एडिशन करेंगे तो वो आ जाएगा 180। सर 5 भी लेंगे? हाँ, नहीं कुछ नहीं। 5 नहीं था, 1 से लेके 4 तक, 0 से 4 तक ही दिया था। तो ये सम 180 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट प्लेस पे जितने मतलब जितने भी नंबर्स आएंगे उनके यूनिट प्लेस के डिजिट की हम एडिशन करते तो वो एडिशन आने वाली है 180। और यहाँ पे 0 वाले को क्यों नहीं काउंट किया, वो तो क्लियर हो गया ना सभी लोगों को। यस सर, सर तो अब ये कैरी ओवर कितना लेगा, 80। अगेन बताओ इनका सम कितना आएगा, 10 प्लेस वाले का 180, उसमें 18 ऐड हो जाएगा 198, तो कैरी ओवर 19। इसका सम अगेन 180, कैरी ओवर का 19 ऐड कर देंगे तो 199। अब थोड़ा फर्स्ट पोजीशन। अब ये बताओ, जब इस पोजीशन पे 1 आ रहा है ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, 24। सोचो समझो और बताओ। सर 1 रिपीट नहीं कर सकता, इसको यहाँ पे अलग से डील कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 4 फैक्टोरियल बनेंगे सर। 4, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बन रहे हैं, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल सर। इसका मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा, तो 24 टाइम्स ऐड होगा। ऐसे 2 कितनी बार ऐड होगा,
तो 24 टाइम्स बी भी कितने बार ऐड होगा 24 टाइम्स एंड 4b उतनी बार ऐड होगा तो ये जो सम है वो कितना आएगा 240। तो जो फर्स्ट प्लेस है फर्स्ट पोजीशन पे जो 1 2 3 4 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनने वाले 24 24 24 मींस वो 124 टाइम्स ऐड होगा 2b 3b एंड 4b। तो यहाँ पे जितने भी डिजिट्स आएंगे उन सबका सम 240 और कैरी ओवर का 90 तो 259। तो ये आंसर है इसका। सर कैसे समझा नहीं। खुद सोचो कैसे सोचो थोड़ा सा जोर लगाओ दिमाग में, उसके राइट साइड पे 0 आ सकता है इसलिए। है ना। ये देखो 1 यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया 1 यहाँ पे अगर फिक्स कर दिया तो बचे ये 4 डिजिट्स। तो इसको फिल करने के तरीके 4 इसको 3 इसको 2। तो जब फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ रहा है ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे 24। और किसी को लग रहा होगा यहाँ पे तो 18 वहां पे 24 कैसे। तो ये देख लो हमने यहाँ पे 0 यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है इस केस को यहाँ पे लिया नहीं है क्योंकि 0 उतनी बार ऐड होगा तो सम कितना आएगा 0 ही आएगा 24 टाइम्स ऐड होगा तो। लेकिन ये बताओ जब वो नंबर 0 से एंड हो रहा होगा क्या वो 1 से स्टार्ट नहीं हो सकता है क्या। यस सर। मतलब यहाँ पे अब हमें इस वाली केस को भी ऐसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ये समझना सिंपली ये समझ लो ना तुम लोग। यहाँ पे अगर हमने 1 दे दिया 10th प्लेस पे तो कितने नंबर्स आएंगे तो 18 ही आते हैं। ऐसे ही हमने अगर फर्स्ट प्लेस पे 1 दे दिया तो कितने नंबर्स आते हैं 24 तो 24 टाइम्स वो ऐड है। यस सर समझा। सर ये खाली 0 के केस के लिए वैलिड है ना? हाँ 0 के केस के लिए क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे अगर वो नॉन 0 डिजिट कोई आता है तो नंबर्स अलग बनते हैं जो नंबर्स आते हैं वो 24 आते हैं। ठीक है बाकी विदाउट 0 वाला रहता तो वो बहुत आसान है से वही पैटर्न 180 180 180 और 180 अगर 0 नहीं रहता तो। लेकिन यहाँ पे 0 है सर रीजन यही है ना कि 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता इसलिए वो केस हमें लेना पड़ेगा। क्या क्या 1000 प्लेस पे 0 नहीं आ सकता इसलिए हमने अलग से केस लिया 1 2 3 4 का। हाँ बस यही 4 केसेस हाँ। यस। ठीक है तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया डिस्कस। डालो नेक्स्ट हेडिंग कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन। सर सिलेक्शन बोले ना? हाँ सिलेक्शन। तो लिख लो इसमें सिलेक्शन ऑफ n distinct objects from selection of n distinct of sorry selection of r distinct objects selection of r distinct objects from n distinct objects
selection of r distinct objects from n distinct objects is equal to NCR is equal to NCR। तो देख लो क्या है, selection of r distinct objects from n distinct objects। ठीक है, ऐसे रीड करेंगे ये C for combination means selection, selection of r distinct objects from n distinct objects, और इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल तो r फैक्टोरियल। ठीक है, सर टॉपिक का नाम सिलेक्शन है क्या? हाँ सिलेक्शन कॉम्बिनेशन ऑब्लिक करके लिख लो वहां पे। तो ये एनसीआर, वहां पे तो हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा था, अब उसका मीनिंग क्या होता है एनसीआर का, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो वो होता है एनसीआर। और ये रहा उसका फॉर्मूला, वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं उधर बाइनोमियल में। यहाँ पे जो ये n होता है वो हमारा नेचुरल नंबर होता है, और ये जो r होता है ये होल नंबर एंड r लेस देन और इक्वल टू n। ठीक है, हो गया। अब ये क्या था, सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरेंजमेंट में भी ध्यान रखना, अरेंजमेंट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस, तो वो होता है एनपीआर। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तभी हम एनसीआर लगाएंगे, डिस्टिंक्ट अगर होगा तो अगला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ अब इस फॉर्मूले को अगर तुम्हें वेरीफाई करना है तो कोई एक एग्जांपल लेके कर सकते हो। मान लो हमारे पास ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो ये बताओ वो 2 ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ए बी फिर बी उसके सी बाद ए सी BC और CA। या BC, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या 2 ऑब्जेक्ट के लिए? नहीं। मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके कितने हैं? 3। एंड 3C2 की वैल्यू बताओ कितनी आती है? 3। 3। वैसे 4 में से 2 की अगर बात करोगे तो आंसर 6 आना चाहिए, तो वो आएगा। ये देख लो हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स है, हमें 2 सेलेक्ट करने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं? AB, AC, AD, फिर उसके बाद BC, BD, फिर से CD। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? नो सर। नहीं। तो ये देख लो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 6। ये तो काउंटिंग करके होगा, डायरेक्टली करना है तो कैसे? 4C2 की भी वैल्यू देख लेना कितनी आती है? 6 आती है। अच्छी आएगी सर। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, तो वो होगा एनसीआर। ठीक है, अगला है सिलेक्शन ऑफ सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ, ऐसे लिख लेना, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ are identical objects from n identical objects। क्या होगा बताओ?
1. 1. अगर n आइडेंटिकल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, उसमें से हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है। मान लो हमारे पास 5 A है और हमें 3 A सेलेक्ट करने हैं, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? एक तरीके से। एक ही तरीके से। ठीक है, ये आइडेंटिकल की वजह से वो तरीका 3A सेलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, तो अगर n आइडेंटिकल में से हमें r आइडेंटिकल सेलेक्ट करने हैं तो वो एक तरीके से ही होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लो। ये दोनों पॉइंट क्लियर है ना? यहाँ पे क्या है, n डिस्टिंक्ट में से r डिस्टिंक्ट तो NCR, n आइडेंटिकल में से r आइडेंटिकल तो एक ही तरीका। अब अगला पॉइंट जो लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे इस NCR में हम क्या करते हैं, n डिस्टिंक्ट में से एट अ टाइम r को सेलेक्ट करते हैं, एक साथ r को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाएगा, देखो सिलेक्शन ऑफ, तीसरा पॉइंट लिख लो, सिलेक्शन ऑफ r distinct objects from n distinct objects one by one, मतलब एक एक करके, पहले एक फिर दूसरा, इस तरीके से 1 by 1। तो क्या आएगा बताओ तो इसका आंसर? Selection of r distinct objects from n distinct objects one by one। 1 तो अगर n distinct r distinct है, अच्छे कैसे 1 आ गया? सोच, 1 by 1 ना। अबे क्या 1 by 1, कुछ भी मतलब। ये बताओ 1 by 1 हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया। बचे कितने ऑब्जेक्ट्स है? n minus 1। n minus 1। n तो उसमें से अगेन एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए? 2। बचे कितने हैं? 2 n minus 2 उसमें से और एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऐसा कब तक करते हुए चलेंगे? जब तक 0 नहीं हो जाता। अबे 0 क्या, Zero हमें नहीं हो 8 जाता। ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाते तब तक? हाँ सर। कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? r। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो क्या आया? n माइनस। 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो क्या आया? आगे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, अब तीसरा ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करने जा रहे थे, तो n माइनस 2 c1। ऐसे ही बताओ rth ऑब्जेक्ट अगर हम सेलेक्ट करने जाएंगे तो क्या आएगा? n minus r plus 1 बहुत c समझ के, r। ये देख लो, ये n पहला minus r। सेलेक्ट कर रहे थे तो n आ रहा था, दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे तो n माइनस 1, तीसरा सेलेक्ट कर रहे तो n माइनस 2, एंड rth सेलेक्ट करेंगे तो n माइनस r प्लस 1 c1। इन सबका प्रोडक्ट क्लियर है? yes sir। फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे तो nc1, सेकंड सेलेक्ट कर रहे तो n माइनस 1 c1, थर्ड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे, 3 ऑब्जेक्ट नहीं, थर्ड ऑब्जेक्ट, तो n माइनस 2 c1। ऐसे ही rth ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1। लेकिन ये कब, अगर बोला जाएगा 1 by 1 सेलेक्ट करने हैं तो। और जो हम NCR पढ़ते हैं वो क्या होता है, एट अ टाइम r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट में से। तो डिफरेंस क्लियर है? एट अ टाइम सेलेक्ट करना है, 1 by 1 सेलेक्ट करना।
yes sir. यस सर। तो ऐसी चीजें होगी, पीएनसी में खास करके ऐसी चीजें होती है। बोला जाता है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 by 1, तो फिर उस केस में ये लगाना है। और कभी कभी बोला जाता है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट अ टाइम, तो उसमें डायरेक्टली क्या आ जाएगा, अगर मान लो n balls है तो NC3, ठीक है। 1 by 1 है तो ये, सर n-r+1 क्यों किया था? क्योंकि देख लो हमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे, N. R. आर 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 सेलेक्ट करने थे n में से 1 by 1। तो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे n आया, ठीक है। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं, बचे हुए ऑब्जेक्ट्स कितने n-1 इसमें से, तो n-1 C1। तीसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं तो n-2 C1। तो ये देख लो, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे n है, सेकंड के लिए n-1 है, थर्ड के लिए n-2 है। ऐसे ही rth ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, यही होगा ना। अरे ऐसे पढ़ो इसको, n-1+1। सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ये n-2+1, थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए n-3। समझा इस समझा तरीके सर, से, यस ठीक है। सर। तो वो आ जाएगा वहां पे। तो एक बार ये तीनों पॉइंट देख लो, फिर इसमें और कुछ रेस्ट्रिक्शंस डालते हैं। तो ये 1 by 1 के लिए हो गया। लिखो सिलेक्शन ऑफ, अगला पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स from n distinct objects such that particular p number of objects are always included। फिर से एक बार पढ़ रहा हूं ये लैंग्वेज में। सिलेक्शन ऑफ r distinct objects from n distinct objects such that particular p number of objects are always included। Sir, P P नंबर के object. बाद क्या? पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। थोड़ी सी अंग्रेजी समझो इसकी एंड आंसर बताने की कोशिश करो। n-1 CR-1, क्या क्या n-1 CR-1। गलत है, सोचो थोड़ा सा। पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, हमें तो आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, उसमें पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। सर P एक ऑब्जेक्ट है कि P नंबर है वो बोला है मैंने, ऑब्जेक्ट? p पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक तो है। nc1 प्लस p n-1 c1 नहीं, ऐसे होगा क्या सर? n-pc। हाँ क्या कोई सही कह रहा था अभी, ये किसी की तो आवाज आई थी। n-pcr। नहीं गलत हो गया बेटा, आर बोलते ही गलत हो गया। n-pc1। नहीं, देखो क्या बोला जा रहा है, टोटल ऑब्जेक्ट तो आर ही सेलेक्ट करने, कितने में से, एन में से। रेस्ट्रिक्शन क्या है कि पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा आने चाहिए। पर्टिकुलर मतलब वही p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है।
सर ये ऊपर वाली n सीरीज माइनस में पी p सी बन आर जाएगा। माइनस पी। हाँ ये सही है। किसकी है? देवेन की आवाज की क्या? n माइनस पी सी आर माइनस पी कैसे आता है वो देख लो। लो ये ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, ये p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये पर्टिकुलर है, ठीक है, यही p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद बाकी बचे कितने? n माइनस पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। समझो इसको। अब इस पूरे में से हमें कितने ऑब्जेक्ट चाहिए? r, ठीक है, हमें r ऑब्जेक्ट चाहिए। और बोला क्या जा रहा है कि पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला ग्रुप, पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाला ग्रुप हमेशा आना चाहिए। तो ये सेलेक्ट हो चुका है, इसका मतलब वो ऑलवेज इंक्लूड होने चाहिए, मतलब ये पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड हो चुके हैं, मतलब r में से कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं? p। हमें पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा चाहिए ना, तो हमने तो इनको ले लिया, ठीक है, मतलब r में से p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। अब कितने सेलेक्ट होने बाकी है? n माइनस p। अरे r माइनस पी ना रे, r ही सेलेक्ट करने हैं ना हमें, तो p सेलेक्ट हो चुके हैं, कितने सेलेक्ट होने बाकी है? r माइनस पी। और किस में से हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं? तो इधर से, क्योंकि ये तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो सेलेक्ट कहां से कर सकते हैं? यहां से। तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस पी सी r माइनस पी। ये क्लियर है क्या? बताओ। लैंग्वेज पढ़ो एक बार, वो जो भी लिखवाई गई है, पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, तो इनको हमने ले लिया, ठीक है, ये हमेशा इंक्लूडेड है। तो अब कितने आने बाकी है? और r माइनस पी, किस में से? ये बचे हुए ऑब्जेक्ट्स में से, तो बचे हुए कितने हैं? n माइनस पी, उसमें से r माइनस पी लेने होंगे, तो हमारी r की भर्ती हो जाएगी, क्योंकि p तो ऑलरेडी आ ही चुके हैं। क्लियर है ये? या नहीं? कंफ्यूज हो रहा है सर। लेकिन सर फिर वो p का क्या हुआ, जो p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जो हमने ऑलरेडी लिए वो? हाँ तो वो आ ही गए ना, सिलेक्शन में सेलेक्ट हो चुके हैं ना वो, तो क्या हुआ? क्या उनका हो चुके हैं वो सेलेक्ट। सर r माइनस p कैसे आएगा एक बार क्वेश्चन पढ़ो, मुझे समझाओ उसको, क्वेश्चन को हिंदी में समझाओ, चलो समझाओ, उसकी हिंदी बताओ। सर उन्होंने बोला है r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से जिसमें p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं पर्टिकुलर हमेशा बोलो वहां इंक्लूडेड पे, है। पर्टिकुलर, ठीक है, मीनिंग होता है पर्टिकुलर p का। ऑब्जेक्ट्स हमेशा इंक्लूडेड है। हाँ बोलो एक बार फिर से। सर उन्होंने बोला है कि r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हमें चूज करने हैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से जिसमें पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लूडेड है हमेशा। हमेशा इंक्लूडेड, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वही p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो हमेशा इंक्लूडेड है। हमें टोटल कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने थे? r सेलेक्ट करने थे, और बोला क्या जा रहा है? p हमेशा रहेंगे वहां पे, डिस्टिंक्ट चलो p। इसको छोटे वर्जन में लेते हैं, एक एग्जांपल a b c d e, ये हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और हमें बोला जा रहा है कि इसमें से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं जिसमें a b हमेशा इंक्लूड होना चाहिए। इधर समझो, हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? 4।
जिसमें ए बी मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर दो ऑब्जेक्ट्स ए बी हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। तो नंबर ऑफ वेज बताओ। 3C2। क्यों 3C2 किया? सर 3 में से 2 सिलेक्ट करने ना, क्योंकि ए भी ये हमेशा देख लो, included। जितने भी हम 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें तो ए बी हमेशा प्रेजेंट होना ही चाहिए, है कि नहीं? तो बाकी बचे हुए ऑब्जेक्ट से सी डी ई, उसमें से और दो ऑब्जेक्ट्स आने चाहिए। तो ये देख लो सी डी आ सकता है, या तो फिर सी ई आ सकता है, या तो डी ई आ सकता है। ए बी तो हमेशा रहेगा ही। मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स है ये ऑलरेडी आ चुके हैं, बाकी बचे हुए 3 में से और कितने आने बाकी है? तो 2। ये समझे क्या नहीं ये वाला एग्जांपल? यस हाँ सर। सर। हमें क्या बोला गया है, 5 डिस्टिंक्ट में से 4 डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करने हैं सच दैट 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, और वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? ए बी आर ऑलवेज इंक्लूडेड। मतलब ए बी हमेशा वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो ए बी तो 2 ऑब्जेक्ट्स तो आ चुके हैं, बाकी और 2 आने बाकी है, और वो किस में से आने बाकी है? इसमें से। तो वो सी डी हो सकता है, सी ई हो सकता है, या डी। तो 3 तरीके हो गए यहाँ पे। मतलब जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए हैं, ऐसा मान लेंगे हम लोग। तो और कितने आने बाकी थे? यहाँ पे और 2 आने बाकी थे, कितने में से? इन 3 में से। तो उतने नंबर ऑफ वेज से हम 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही इसको हमने बड़े वर्जन में लिया है कि ये पर्टिकुलर पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो हमेशा हमें चाहिए थे, मतलब वो सेलेक्ट हो चुके, वो हमेशा रहेंगे। जो हम आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसमें हमेशा रहेंगे, तो वो सेलेक्ट हो चुके हैं। तो और कितने आने बाकी है? आर माइनस पी। कितने में से? एन माइनस पी में से। क्लियर? या अभी भी कंफ्यूजन है? नहीं सर, समझा समझा सर। तो फिर वो पता चल जाएगा अगले इसमें कितने लोग सही आंसर करते हैं। लिखो अगला, अगला पॉइंट। selection of r distinct objects from n distinct objects such that particular p number of objects are never included. Particular p number of objects are never included. आंसर बताओ जल्दी। n माइनस पी सी आर माइनस पी होगा। बे गधे, क्या समझा फिर तू अभी? पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स नेवर इंक्लूडेड, वो कभी सेलेक्ट नहीं करना है हमें, और हमें टोटल r ऑब्जेक्ट चाहिए। n माइनस पी सी आर। सही है। यही आ रहा है क्या सभी लोगों का? n माइनस पी सी आर। यस सर। यस सर। आ गया सर। आप बाकी लोग भी, इसको रेस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन कहते हैं। हमारे पास तो टोटल n ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें से पर्टिकुलर p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये कभी सेलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है? तो इनको तो हमने निकाल दिया अब यहाँ से, इनको तो कभी सेलेक्ट नहीं करना है, तो इनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इनको निकाल दिया। बचे कितने? n माइनस पी। n माइनस पी। और हमें कितने सेलेक्ट करने थे? r
आर सेलेक्ट करने थे, ऑलरेडी कुछ सेलेक्ट हो रहे क्या यहाँ पे? यस अरे जैसे नहीं। पिछले वाले में पी तो सेलेक्ट हो चुके थे, यहाँ पे ऐसा है क्या? नहीं, इसमें नहीं हो रहे। ये तो नहीं। निकाल दिए हमने, ये जो पर्टिकुलर पी है इनको निकाल दिया है। वहां पे क्या हो रहा था, वो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, यहाँ पे इनको भगा दिया है। मतलब जो हमें आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए थे उसके लिए ऑलरेडी कुछ सेलेक्ट हो चुके हैं क्या? नहीं, हमें आर के आर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या, किसने में से सेलेक्ट करने हैं? इस n माइनस पी में से ही, क्योंकि तो ये तो भगाए हुए हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा n माइनस पी सी आर। क्लियर? यस सर। तो एक बार देख लो ये दोनों पॉइंट्स। पिछले वाले में क्या था, ये पर्टिकुलर पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमेशा चाहिए थे, तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे। हमें टोटल आर सेलेक्ट करने थे, उसमें से पी ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके थे, तो और कितने सेलेक्ट होने बाकी थे? आर माइनस पी। तो फिर वो किस में से सेलेक्ट हो रहे थे? n माइनस पी में से। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पर्टिकुलर पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कभी इंक्लूड नहीं होने चाहिए उस आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन में, तो इसको तो हमने भगा दिया। बचे कितने? n माइनस पी, इसी में से वो आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे। ठीक है? यस सर। तो ये बताओ, ये जो हमने n माइनस पी सी आर लिखा है, इस पर्टिकुलर पी में से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो रहा है क्या? नो सर। नहीं हो रहा है, और वही तो चाहिए था क्वेश्चन में कि पर्टिकुलर पी में से कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। उनको अगर हमने निकाल दिया और फिर बचे हुए में से आर ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, तो इसमें से तो कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। ठीक है? अभी किसी को है क्या कंफ्यूजन कोई इसमें? नहीं नो सर। सर। पी का क्या हो रहा है यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चंस में? पहले वाले में वो पर्टिकुलर पी आ चुके हैं, तो कितने आने बाकी थे? आर माइनस पी। यहाँ पे इन पी को तो भगा दिया गया है, तो सेलेक्ट तो आर ही करने हैं हमें। ठीक है? वो n माइनस पी में से वो आर होंगे। तो लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेट गिवन है हमें एक 0 1 2 3, मतलब ये डिजिट्स का सेट है, नंबर ऑफ। and find the number of ways, then find the number of ways of selection of four elements from set A, four elements from set A, such that first part में such that elements are selected at a time, second part में elements are selected one by one, सर वन वाला फिर से रिपीट कीजिए ना। elements are selected at a time मतलब चारों एक साथ।
फिर उसके बाद एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड वन बाय वन। थर्ड में एलिमेंट्स 0 and 1 are always included and fourth में 0 and 1 are never included। पहले का बताओ। 10C4 10C4 10C4। दूसरे का 10C1 into 9C2 into 8C3 into 7C4 ये क्या कर रहा है, सोच समझ के। 9C1 into सर 1 हो 9C1 into जाएगा। 8C1 up to 4C1। हाँ सर 1 हो जाएगा। ये आंसर है इसका, ठीक है। हाँ सर। और का बताओ। 8C2 8C2 sorry। फोर्थ का 8C4 8C4 ये रहे चारों पार्ट के आंसर। हाँ सर। पहले वाले में एट अ टाइम 4 सेलेक्ट करने थे और यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स है 10, तो 10 में से 4 और ये 10 के 10 डिस्टिंक्ट है तो 10C4। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 by 1 तो पहले एक सेलेक्ट होगा, फिर बचे 9 उसमें से और एक सेलेक्ट होगा, बचे 8 उसमें से और एक सेलेक्ट होगा, बचे 7 और एक सेलेक्ट होगा, तो टोटल 4 हमारे पास आ चुके हैं 1 by 1। तो उन सबका प्रोडक्ट, ये सेकंड का आंसर है। थर्ड के लिए क्या था, 0 and 1 आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब वो सेलेक्ट हो चुके हैं, 0 and 1 हमेशा सेलेक्ट हो चुके हैं तो उनको ले लिया। बचे कितने 8, उसमें से और कितने आने बाकी है 2, तो 8C2। अब उसके बाद 0 and 1 आर नेवर इंक्लूडेड, तो इनको हमने हटा दिया। बचे कितने हैं 8, उसमें से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 4, तो 8C4। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। ये रहे, यहाँ पे लड़कियों की तो आवाज ही नहीं आ रही है। क्लियर है नील? यस सर। योगिनी? यस सर। फिर उसके बाद मृणाल, ईशा? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। देखो सर। हाँ, सर वो उसमें मल्टीप्लाई क्यों किया सेकंड वाले इसमें, बस उतना नहीं समझा। क्योंकि 4 सेलेक्ट मतलब करने थे ना हमें, हाँ। एक सेलेक्ट हुआ तो हमारा काम कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं, नहीं। दूसरा भी सेलेक्ट होना चाहिए, तीसरा भी एंड चौथा भी, ठीक है, तभी जाके हमारा वो 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का काम कंप्लीट होगा। तो ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ये भी एंड ये भी, तभी हमारा जो काम है वो कंप्लीट होगा। तो इन चारों का वहां पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट है कि यस नहीं? सर। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि ये कंप्लीट हो गया तो हमारा काम कंप्लीट हो रहा है, नहीं। यहाँ पे चारों लेने पे ही हमारा काम कंप्लीट होता है, तो इन चारों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन रूल भी यही होता है। हाँ सर। फिर अगला है थोड़ा एप्लीकेशन पार्ट और अलग अलग इसमें देख लेते हैं कॉम्बिनेशन का। तो लिखो देयर आर, देखो क्वेश्चन लिखो, देयर आर 7 married couples in a party, there are 7 married couples in a party and they handshake with each other by using right hand.
and they handshake with each other by using right hand, then find the number of handshakes are possible between them. Then find the number of handshakes are possible between them. Then find the number of handshakes are possible between them. Such that first part नो रेस्ट्रिक्शन, कोई भी किसी के भी साथ हैंडशेक कर सकता है, तो नो रेस्ट्रिक्शन। सेकेंड पार्ट में नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विथ ईच अदर, नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विथ ईच अदर। बताओ आंसर दोनों का। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए। There are 7 married couples in a party and they handshake with each other by using right hand. Then find the number of handshakes possible between them such that first part में no restriction, second में no husband and wife will handshake with each other. बताओ पहले का क्या आएगा आंसर? 14C7। अब क्यों 14C7? सर 14C2। हाँ 14C2। ये बताओ चलो, अगर वो राइट हैंड का यूज करके हैंडशेक कर रहे हैं तो एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है? 2। तो ऐसे सोचो, एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है और हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 14। 14 लोग हैं। तो 14 में से अगर हमने 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया तो उन 2 लोगों में कितने हैंडशेक आएंगे? तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने होंगे? 14C2 into 1, मतलब 14C2 ही होंगे। जितने तरीके से हम 2 लोगों को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने हैंडशेक वहां पे पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम 2 लोगों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो 14C2, तो इतने हैंडशेक होंगे। क्लियर? यस सर। क्योंकि एक हैंडशेक के लिए 2 लोगों की जरूरत थी। तो हमने देख लिया कि 14 में टोटल लोग तो कितने? 14। तो 14 में से 2 लोगों को कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है? तो 14C2 तरीके से। यस सर। तो उतने हैंडशेक होंगे जितने तरीके से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जा सकता है। अगले वाले का बताओ आंसर, जिसमें नो 7C2 plus हस्बैंड एंड वाइफ 7C2। विल हैंडशेक विद ईच अदर। 7C2 plus 7C2। हाँ 14C2 minus 7। हाँ 14C2 minus 7। बिल्कुल सही है, 14C2 minus 7। ये देख लो, पार्टी में 7 मैरिड कपल्स है तो ये मेल कितने प्रेजेंट हैं, फीमेल कितने प्रेजेंट है वो देख लेते हो। तो यहाँ पे 7 मेल प्रेजेंट रहेंगे, M1, M2, M3, M4, M5, M6 एंड M7। और ये यहाँ पे F1, अब F2, F3, F4, F5। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो F1 फीमेल है वो F1 की वाइफ है
एंड F1 का क्या है, हस्बैंड। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इनके बीच में हैंडशेक तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, नो हस्बैंड एंड वाइफ विल हैंडशेक विद ईच अदर। तो हमने क्या कर लिया, पहले टोटल हैंडशेक कितने हो सकते हैं वो निकाल लिया। अब इसमें हस्बैंड एंड वाइफ आपस में हैंडशेक कर रहे होंगे, वो केसेस भी इंक्लूडेड है, लेकिन वो तो हमें नहीं चाहिए। तो ये बताओ हस्बैंड एंड वाइफ में कितने हैंडशेक्स होंगे? 7। 7। 7। इन दोनों के बीच में एक होगा, इन दोनों के बीच में एक, इन दोनों के बीच में एक, ऐसे 7 हैंडशेक्स आएंगे हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो कि इसमें इंक्लूड हो रहे थे, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो टोटल में से उस 7 को माइनस कर देंगे। क्लियर? या तो तुम ऐसे करो, ये एक तरीका हो गया, टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे केसेस बनाओ, और दूसरे तरीके से इसका आंसर लिख रहे हैं केसेस बना के। अब ये बताओ, टोटल हैंडशेक की पहले बात कर लेते हैं, किनके बीच में हैंडशेक हो सकते हैं? 2 मेल्स के बीच में हो सकते हैं, 2 फीमेल्स के बीच में हो सकते हैं, एंड मेल एंड फीमेल के बीच में भी हो ही सकते हैं हैंडशेक। तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे हम लोग। तो 2 मेल के बीच में कितने हैंडशेक्स होते हैं, फिर 2 फीमेल के बीच में, एंड 1 मेल 1 फीमेल, इनके बीच में कितने होते हैं? तो हमने पहले केसेस बना दिए। तो ये बताओ 2 मेल्स के बीच में कितने हैंडशेक्स होंगे? 7C2 7C2 7C2। 2 फीमेल्स के बीच में कितने होंगे? 7C2 12C2 हमारे पास 7 मेल्स है ना, और एक हैंडशेक के लिए 2 मेल्स की जरूरत है, तो हम जितने तरीके से 2 मेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं उतने हैंडशेक्स आएंगे। तो 7C2 तरीके से हम 2 मेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इतने हैंडशेक्स आएंगे। ऐसे ही 7C2 फीमेल्स, कितने हैंडशेक होंगे फीमेल्स के बीच में? अब यहाँ पे 1 मेल एंड 1 फीमेल, हमारे पास टोटल 7 मेल्स एंड 7 फीमेल्स है। तो हमने क्या कर दिया, पहले 1 मेल को सेलेक्ट कर दिया, तो 7C1। ठीक है, अब ये बताओ फीमेल्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे एक फीमेल को सेलेक्ट करना है, लेकिन कितने में से सेलेक्ट कर सकते हैं, 7 में से या 6 में से? 6 में से। ये देख लो, हमने एक मेल सेलेक्ट किया, इस केस को अभी आप देख रहे हैं, एक मेल एक फीमेल। तो हमने एक मेल को सेलेक्ट किया, हमारे पास टोटल 7 मेल्स है, तो एक मेल को सेलेक्ट किया। मान लो वो मेल आ गया M1, तो ये बताओ अगर M1 आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग हम F1 को ले सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर F1 को ले लिया तो वो हैंडशेक किसके बीच में आएगा, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आएगा। तो F1 को हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो M1 के करस्पॉन्डिंग एक फीमेल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन बचते हैं? 6। ठीक है, तो 6 में से एक फीमेल को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इतने हैंडशेक्स आएंगे मेल्स एंड फीमेल्स के बीच में, जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ आपस में हैंडशेक नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? यस सर। दोनों मेथड क्लियर है क्या, बताओ? केसेस वाली मेथड भी हाँ, बहुत yes, सारी sir. जगह पे लगती है, हाँ सर। एंड टोटल में से जो नहीं चाहिए वो माइनस करके भी हम इसको डील कर सकते हैं। क्लियर है? क्या गलती कर रहे थे तुमने तो बस यही दो किया, ये भूल गए। ये क्यों नहीं लिखा था वैसे तुमने? हाँ सर, मतलब नहीं आया वो दिमाग में। तो केसेस बनाते एक वक्त पहले ढंग से केसेस बना लेने, बाद में सिलेक्शन तो फिर तुम कर लोगे। अगर केसेस में कोई भी एक छूट गई गलती से तो आंसर गलत। यस सर हाँ सर, वहाँ पे ये जरूरी है ना कि सबके बीच में हैंडशेक होना चाहिए? हाँ जरूरी है ना, मैक्सिमम की वो बात होती है प्लस यहाँ पे, पॉसिबल है ना, सर, तो मैक्सिमम प्लस ही होगा वहाँ मल्टीप्ली पे, कितने ले सकते। ऐसा थोड़ी कि कोई रूट के बैठा मैं इसके साथ हैंडशेक ही नहीं करूंगा, ये तो मेरा दुश्मन है या तो मेरी ये दुश्मन, इससे ऐसे नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है,
नहीं सर, तो वहाँ पे प्लस नहीं आएगा ना, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ना। कहाँ पे? वो केस हमने जो बनाया, 2 हाँ। मेल फिर 2 फीमेल, हाँ तो वहाँ पे प्लस आया है। तो प्लस ही आएगा ना, हैंडशेक ही करवाना है ना। 2 मेल्स के बीच में हो सकता है, या तो 2 फीमेल्स के बीच में हो सकता है, या 1 मेल 1 फीमेल। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलो। There are 8 straight lines in a plane. There are 8 straight lines in a plane. Then find maximum number of point of intersections are possible between lines. बताओ 8C2 क्या आ रहा है? 8C2 आ रहा है क्या बाकियों का भी? Yes, sir. हमें नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ हाँ, इंटरसेक्शन चाहिए। जैसे अभी क्या चाहिए था, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो हमने देख लिया कि एक हैंडशेक के लिए कितने लोगों की जरूरत थी, तो 2 लोगों की। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितने लाइंस की जरूरत होगी? 2 लाइन। 2 लाइंस की जरूरत होगी। और ये ध्यान रख लेना, लाइंस आर नॉट ओवरलैपिंग, ये कर लेना। या ऐसे लिख लो, देयर आर 8 डिस्टिंक्ट लाइंस। डिस्टिंक्ट वर्ड ऐड कर लेना वहां पे क्वेश्चन में, देयर आर 8 डिस्टिंक्ट लाइंस। ठीक है, वो वर्ड ऐड कर लो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए कितनी लाइंस चाहिए होती है? 2। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए 2 लाइन चाहिए होती है। हमारे पास कितनी लाइंस अवेलेबल है? 8। तो हम देखेंगे कितने तरीके से हम लोग 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितने तरीके से 2 लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं उतने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो 8C2 नंबर ऑफ वेज से हम 2 लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी 2 लाइंस आएंगे उनके बीच में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर क्या है? 8C2। क्लियर है ये? यस सर। ठीक। और यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही थी, इसकी वजह से किसी को लग रहा होगा अगर लाइंस पैरेलल हो गई तो इंटरसेक्ट कैसे करेगी। तो मैक्सिमम की बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आने के लिए तो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 भी आ सकता था। अगर ऑटो की ऑटो लाइंस कैसी हो जाती पैरेलल, तो कहीं पे इंटरसेक्ट करती क्या? नहीं। लेकिन मैक्सिमम की बातें हो रही, मतलब लाइंस को इंटरसेक्ट करवाना ही है। ये पैरेलल वाली केस यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देयर आर 7 लाइंस। There are 7 lines and 7 circles are present in a plane. There are 7 lines and 7 circles are present in a plane. Then find maximum number of point of intersections. Then find maximum number of point of intersections possible between them. Then find
maximum number of point of intersections possible between them. तो ये बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस तरीके से मिल सकता है, पहले तो वो सोचो। हाँ सर दो लाइन दो 4 into 7 सर्कल दो लाइन दो सर्कल और एक सर्कल और एक लाइन। एक सर्कल और एक लाइन, इतने तरीके से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे केसेस पहले बना लेना, 2 लाइन्स, ठीक है, 2 सर्कल्स, फिर उसके बाद 1 लाइन 1 सर्कल। 7C2 plus 7C2 plus 7C1 into 7C1. गलती है यहाँ पे, सर वो सर्कल से दो इंटरसेक्शन मिलेगा क्या? 2 Line सर्कल है ना, और ये सातों लाइंस डिस्टिंक्ट एंड सातों सर्कल्स डिस्टिंक्ट, ये भी मेंशन कर लेना। देयर आर 7 डिस्टिंक्ट लाइंस एंड 7 डिस्टिंक्ट सर्कल्स। तो हमने तो पहले क्या देख लिया, कितने तरीके से हमें पॉइंट ऑफ मिल सकते हैं, किस किस तरीके से मिल सकते हैं। तो 2 लाइन से मिल सकते हैं, 2 सर्कल से मिल सकते हैं, या तो एक लाइन एक सर्कल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल सकते हैं। अब आ जाएंगे 4 दो into लाइन्स के 72. ऊपर। तो हमारे पास टोटल कितनी डिस्टिंक्ट लाइंस है? 7। हाँ और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब अगर हम 2 लाइंस की बातें करते हैं तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है। तो हमारे पास तो 7 लाइंस है, तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ 9C2 इंटरसेक्शन कितने आएंगे? 7C2 into 1। अब ये बताओ, अगर हम 2 सर्कल्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ सकते हैं? दो 2 है ना, मैक्सिमम की बातें हैं। तो 2 सर्कल से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारे पास कितने सर्कल से? 7। तो पहले हम क्या करेंगे, उन 7 में से 2 सर्कल्स को सेलेक्ट कर लेंगे, और उन 2 सर्कल्स में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? 2। तो इनटू में ये 2 आएगा यहाँ पे, क्लियर है? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे बताओ, एक लाइन है एक सर्कल में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो लाइन की लेंथ पे डिपेंड है ना। अबे मैक्सिमम क्या, लाइन की लेंथ, लाइन की कौन सी लेंथ है? 7 और 2 2। तो हमारे पास 7 लाइन थी, तो एक लाइन सेलेक्ट कर ली, एक सर्कल सेलेक्ट कर दिया, और उस लाइन ऑफ सर्कल में 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इतने आ जाएंगे। सर्कल से इतने आएंगे, लाइन से इतने आएंगे, तो पूरे प्लेन में कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे? तो इन सबका सम। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। सर 1 लाइन और 1 सर्कल वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। क्या क्या? 1 लाइन और 1 सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट, वो एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। एक लाइन और एक सर्कल, पहले हमने डायग्राम देख ली, देखो एक सर्कल और एक लाइन से मैक्सिमम 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं ना, मैक्सिमम की बात ही करनी है। तुम तो ये भी बोल सकते हो लाइन बाहर लाई करेगी तो 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला गया तो इंटरसेक्ट तो करवाएंगे ही, तो मैक्सिमम 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो एक लाइन और एक सर्कल से हमें 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलते हैं, तो हम पहले देख लेंगे एक सर्कल एंड एक लाइन को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इतने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन एंड एक सर्कल को, एंड एक लाइन एंड एक सर्कल से कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो 2। तो इनटू में 2 करना पड़ेगा। यस सर। ये कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन का एप्लीकेशन ही है। नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देख लेना घर पे। यस सर। अब यहाँ पे चीजें नहीं दिखाई जा सकती, मैं बार बार यही बोलूंगा, सोचना हमें खुद पड़ेगा वहां पे, क्योंकि काउंटिंग से ही हम लोग बचने के लिए पीएनसी पढ़ रहे हैं। चीजें दिखाने का मतलब क्या है
1 बाय 1 काउंट करके दिखाना है। तो फिर हम ये क्यों पढ़े, सीधा काउंट ही करते रहेंगे हमेशा। तो उससे बचने के लिए ये सीख रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचा करो। इसमें कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना, केसेस बनाना सबसे पहले जरूरी होता है, और फिर केसेस के बाद तो सिलेक्शन वगैरह इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। पहले केसेस, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस तरीके से मिल सकता है, तो 2 लाइन से मिल सकता है, 2 सर्कल से मिल सकता है, 1 लाइन 1 सर्कल से मिल सकता है। तो ये 3 केसेस है। पहले केस का आंसर, 2 लाइन से 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने, 7c2 into 1। 2 सर्कल से 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले 2 सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे, उनके बीच के 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, और 1 लाइन 1 सर्कल से भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये रहा रिजल्ट। ठीक है, यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन देखेंगे कॉम्बिनेशन के। यस सर। सर इसे और कितना लेक्चर लगेगा खत्म होने में? और लगेंगे 7-8 लेक्चर, मान के चलो 10 लेक्चर, 10। ठीक है, सर अभी तो Yes, ऑफलाइन होंगे और कम लगेगा ना, क्या कह रहे हो? ऑफलाइन होंगे तो भी ज्यादा लगेंगे। हाँ 10 लगेंगे, ऑफलाइन होंगे तब भी। मतलब ये मान के चलो 10 तारीख तक ये जाएगा, 10-15 तारीख तक PNC, फिर उसके बाद सर्कल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। और थोड़ा सर तुम लोग ध्यान मैट्रिसेस, रखा करो। इसमें क्या है, आज जो हमने ये पढ़ा है कॉम्बिनेशन, इसका यूज अगले लेक्चर में आएगा, फिर जो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे उसका यूज बाद वाले लेक्चर में आएगा। तो इसको अच्छे से देख के रख लेना आज, ठीक है, कॉम्बिनेशन को। यस सर। ठीक है, तो इतना ही था आज के लिए, बाकी थैंक यू सर। ओके।